स्वतंत्रता के बाद। नमस्कार दोस्तों, यह NCERT की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है। हिस्ट्री की ऑथेंटिक बुक है, शानदार बुक है। हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो छोटी से छोटी एग्ज़ाम हो या बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम हो। ठीक है ना। तो हर एक फैक्ट, हर एक लाइन को आराम से समझते हुए याद करते चलेंगे, और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगेंगे उनको दोबारा से बार बार और अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है ना। और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन आएंगे, ऐसे कथन कारण वाले, फैक्ट वाले, सम्मिलित कीजिए हैं, यहाँ पर सत्य असत्य, यानी कि समझ पे आधारित ज़्यादा आएंगे, फैक्ट वाले कम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि फैक्ट है ही इसमें कम है ना। अध्याय 10, स्वतंत्रता के बाद, यानी कि 1947 में। स्वतंत्रता के बाद एक नया और खंडित राष्ट्र। भाई 1947, ठीक है ना, आज़ाद हो गए थे अपन। एक नया और खंडित राष्ट्र, अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था। अब वो अगर वो पूछना चाहे ना तो ऐसे पूछ सकता है, ये बताइए भारत आज़ाद हुआ था अगस्त 1947, है ना, 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1930, अगस्त 1947 में एक नया और खंडित राष्ट्र। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उनके सामने आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए। 80 लाख। इन लोगों के लिए रहने का इंतज़ाम करना और इन्हें रोज़गार देना ज़रूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, शब्द का प्रयोग देख, लाजमी, राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। ये उस समय का सीन है भाई। क्या है, इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन, फरवरी 1948। फरवरी 1948 का दृश्य है। महात्मा गांधी का स्मारक है। पहले भाई ऐसी गाड़ी थी 6 पहिए की, देखिए, अंग्रेज़ों की शायद पुलिसों की गाड़ी होगी। ये गाड़ी ज़्यादा थी, ये ऐसी। काफ़ी जनता है भाई। साइकिल भी है ना, साइकिल भी है, देख, एक साइकिल, 2, 3। अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास में मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। मतभेद बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब
नहीं रहे। 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। तकरीबन 34.5 करोड़। यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और उन धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावों में भारी फर्क था। उनके खान पान और काम धंधों में भारी विविधता थी। तकरीबन 34.5 करोड़। 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावों में भारी फर्क था। उनके खान पान और काम धंधों में भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था? एकता की समस्या के साथ ही विकास की एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांवों में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते हैं और अब भी रहते हैं। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर, अन्य कारीगरों की आमदनी भी संकट पैदा हो जाता था, क्योंकि वे उनके ही आश्रय थे। गांवों में, शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहां शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधा की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि उन उद्योगों का निर्माण भी करना था जहां लोगों को रोजगार मिल सके। एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर नहीं किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना था। एकता। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर नहीं किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। कुछ नहीं भाई, ये जो है ना, ये भारत पाकिस्तान के विभाजन को रोका जा सकता था। आई बात समझ में? रोका जा सकता था। ये कोई इतना अपूर्ण काम या फिर असंभव बात नहीं थी, ठीक है ना। यहाँ कहीं ना कहीं राजनेताओं की कुछ न कुछ तो गलती रही थी, इसी वजह से पाकिस्तान बना का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे। कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदू और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते हैं तो और ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछले इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। नए संविधान की रचना। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच, दिसंबर 1949 से 46 से दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। दिसंबर 1946 से 46, 47, 48, 49, जब हमने दिसंबर से दिसंबर रख ले, 46, 47, 48, 49, 3 साल के भी तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नए संविधान की रचना, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया। भारत का संविधान लिखा गया जिसे 26 जनवरी, ये क्वेश्चन आ चुका है, लागू किया गया था। लागू 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन देता है वो शानदार, 15 अगस्त 1947 भी देगा, ठीक है ना। हमारे संविधान की खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था।
ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में। सार्वभौमिक बहस क्या होता है? सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार। जब यहाँ से तो देख, एक तो ये है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। सार्वभौमिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सब जानते हैं ना। लेकिन अब तो ये अपन को नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब ऑप्शन आएगा ना क्वेश्चनों में, मामला गोल हो जाएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार है ना। 26 जनवरी 1950 और दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने। और कल्पना कीजिए कि आप 1947 में भारत से जाने वाले एक ब्रिटिश अफसर हैं। उसी समय आप अपने घर वालों के नाम खत लिखते हैं जिसमें आप इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों की अनुपस्थिति में भारत का क्या होगा, भारत के भविष्य के बारे में आपकी क्या राय होगी। बात कब की है? फरवरी 1948 की है। फरवरी 1948। फरवरी 1948 का सीन है, इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है, इलाहाबाद में है। ठीक 80 लाख शरणार्थी, 500 रियासत है। आगे चलते हैं। टुकड़ों टुकड़ों में ही दिया गया। सम, सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद यह अधिकार मिला। महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया, वे भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला ले लिया गया था कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया, वह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला ले लिया गया ताकि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना जाएगा। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो। ये गलत बात है भाई। बहुसंख्यक तो ऐसे थोड़ी है कि जो अल्पसंख्यक है कि उनके सब हितों का नाश हो जाए और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और नहीं बनना चाहिए। बताइए कथन किसका था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए थे जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे। चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो, इन सभी समुदायों के लोगों को वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा देखें, मुसलमान के बाद में सिख, सिख के बाद में ईसाई, मुसलमान सिख ईसाई, ईसाई के बाद में पारसी जैन। आई समझ में पूछ सकता है वो। बताइए सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी? यहाँ पर मुसलमानों के बाद में संख्या किन की थी? सिख, ईसाई, पारसी, जैन। सिख। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में सभी समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए, चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो। इन सभी समुदायों के लोगों को वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। बात सही है। संविधान के उद्देश्यों पर रोशनी डालने वाले प्रस्ताव को पढ़ते हुए जवाहरलाल नेहरू। उस समय का सीन है, बारीकी से देखते हैं। देख के मायक नहीं है वो अब फिलहाल में है ना, मायक वो बोलने के होते हैं हर कुर्सी के उसके सामने, वो नहीं है।
ठीक है ना, सिंपल है, सिर्फ कागज़ पन्ने हैं, अपनी अपनी सीट है, माइक नहीं है। और सर्दी का मौसम है, शॉल ओढ़ रखी है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली वाली पंक्ति में ज़्यादा महत्व वाले हैं, फिर कम महत्व वाले हैं। अब महत्व तो सभीयों का है, लेकिन राजनीतिक में योग्यता या फिर राजनीतिक हलचल में अपना योगदान देने वाले अगले वाले ज़्यादा हैं, है ना, विशेष पदों पर है। सर्दी का है शायद ये महिला है एक, महिला एक ये भी है। और पंखे तो वही वाड़ हैं भाई, है ना, ये वाड़ पंखे हैं, ये इतने नीचे से और यहाँ। अब भी यही है पंखे तो क्या, ऐसे ही हैं। और ये शायद फ़ोटो वोटो लेने वाले वीडियोग्राफर वगैरह हैं। फर्नीचर ही फर्नीचर है। शायद ये लाइट है ना। हाँ, संविधान के उद्देश्यों पर रोशनी डालने वाले प्रस्ताव को पढ़ते हुए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में ही दिया गया। वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद यह अधिकार मिला। महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया, यह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला ले लिया गया था कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, है ना। ये पढ़ चुके हैं अपन। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी थे। पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग। नए संविधान में सभी समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए, चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो। इन सभी समुदायों के लोगों को वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। संविधान की तीसरी विशेषता यह है कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाले छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था, अब वे मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। लेकिन भाई धरातल पर अगर देखी जाए ना, तो गांवों में जो मंदिर होते हैं उनमें जो जैसे कि अछूत होते हैं या फिर निम्न जाति होते हैं, निम्न जाति के होते हैं, उनको वो नहीं जाते, ठीक है ना, मना नहीं करते, लेकिन वो पहले से ही धारणा बनाई हुई है, पहले से ही सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, तो वो जाते नहीं हैं, वो बाहर ही रहते हैं और बाहर से ही हाथ जोड़ के आ जाते हैं। ये है। अब जैसे कि कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है मंदिर पे गांव के में, तो फिर वो क्या है कि उन्हों की अलग पंगित लगाते हैं, ठीक है ना, अलग बैठाते हैं उनको। ये है। चाहे पानी का टैंकर एक होगा, पानी एक जगह पीते होंगे, लेकिन ऐसे है पानी का टैंकर, ये वाली व्यवस्था तो यात्रा में होती है। जैसे कि कोई यात्रा जा रही है, गांव की यात्रा जा रही है, तो उसमें सभी जाति के जाते हैं, तो वो वही पानी का टैंकर एक ही है, 2 ठूंठी है, तो उससे ही पीते हैं, चाहे वो निम्न जाति के हो चाहे उच्च जाति के हो।
लेकिन गांव में जैसे कि मंदिर में प्रोग्राम है तो वो वहाँ का जो है जैसे कि हैंडपम्प है या फिर वो कुआं है उन पे नहीं पीते हैं, वो घर ही आके पीते हैं या फिर अपने साथ पानी ले जाते हैं, ऐसे करते हैं। उनका अलग कुआं होता है। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था अब वे भी मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सकें। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य H.J. खांडेकर ने कहा था, नाम शानदार है ना, H.J. खांडेकर ने कहा था, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। अपनी सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था, यह आ सकता है कथन, बताइए कथन किसका था, भीमराव अम्बेडकर जी का, H.J. खांडेकर जी का। H.J. खांडेकर। हमें हजारों साल तक दबा कर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा है और हमें इस कदर दबाया है कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता है। नहीं हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया जो उनके साथ भेदभाव किया गया था। इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया और उनके साथ भेदभाव किया गया। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। उनकी ज़मीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले उनका उद्देश्य स्थिति को सुधार लाने का था। स्थिति में सुधार लाने का था। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। तभी वह पूरे देश, ये आ सकता है भाई हिंदू पाकिस्तान, ये कथन किसका था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुसलमानों के अलावा ना ये देख लिया, मुसलमानों के बाद में है सबसे ज़्यादा सिख है, सेकंड नंबर पे, थर्ड पे ईसाई, बड़ी संख्या थी। उस समय की बात थी ये, वर्तमान की बात अलग है ना। वर्तमान में भी यही है, मुसलमान, सिख, फिर ईसाई। इन सभी समुदायों के लोगों को वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत है ना, ये पढ़ चुके हैं अपन, है ना। उम्मीदवार के पास इतने अंक शैक्षणिक योग्यता, ये कथन है। हमें हजारों साल तक किसका है, खांडेकर, है ना। खांडेकर को तो नहीं बोलेंगे हम। हमें हजारों साल तक दबा कर रखा गया। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा। हमें इस कदर दबाया कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता है और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को विधायिका नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। उनकी ज़मीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले उनका उद्देश्य स्थिति में सुधार लाने का था। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों को बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है, इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है, इसलिए बाकी देश में वही इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है।
मैसूर के एक सदस्य का कथन था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। कथन आ सकता है मैसूर के एक सदस्य का। हमें उन्हें सुरक्षा और अधिकार जरूर देना चाहिए। मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में नेहरू ने कहा था, हमारे पास एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है जो कि संख्या में दृष्टि से इतना बड़ा है कि अगर वे चाहे तो भी कहीं नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है जिसके बारे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से चाहे जितना का उकसावा हो और वहाँ के गैर मुसलमानों पर चाहे जो भी अत्याचार हो रहे हो, हमें इस अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सभ्य ढंग से व्यवहार करना है। हमें इस समुदाय को वही सुरक्षा और अधिकार देने होंगे जो किसी लोकतांत्रिक राज्य के नागरिक को मिलते हैं। गतिविधि। एक मुस्लिम परिवार वहाँ बाप बेटे के बीच हो रही बातचीत की कल्पना कीजिए। बेटा मानता है कि विभाजन के बाद परिवार को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जबकि पिता का विश्वास है कि उन्हें भारत में ही रहना चाहिए। इस अध्याय तथा अध्याय 11 में दी गई सूचनाओं के आधार पर अभिनय करके बताएं कि दोनों के तर्क क्या होंगे। आगे चलते हैं। रात का फोटो है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1891 से 1956 को प्यार से लोग बाबा साहब के नाम से पुकारते थे। वह एक मराठी भाषी दलित परिवार से थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक जाने माने वकील और अर्थशास्त्री थे। उन्हें दलितों का एक महान नेता और भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। 91 से 56। मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि ये देखिए तो भीमराव अम्बेडकर है ना, ये मायक है, चप्पल है, रात का सीन है, ये शायद कैबिनेट मंत्री वगैरह या फिर कोई सदस्य जो मेन सदस्य है ना, कोई कमेटी जैसे भीमराव अम्बेडकर की कमेटी, शायद उसकी कुछ कार्रवाई चल रही है। डील बेटा है, इनका नाम क्या है पता नहीं है। काम चल रहा है रात में। ये देखिए इतने कागज हैं, गट्ठर है। पहले ऑफलाइन होता था, कोई मोबाइल या फिर कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं थे, है ना भाई। मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशलक्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान विभिन्न विषयों की तीन सूचियों में बांट दिया गया। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ग सूची। केंद्र सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामले आदि को रखा गया। कराधान, रक्षा, विदेशी मामलों आदि को रखा गया। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बताइए केंद्रीय सूची में कौन से विषय हैं। काफ़ी विवरण आते हैं। कराधान यानी कर, रक्षा, विदेशी मामले, ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। संवर्ग सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिसके बारे में केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य, राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। संवर्ग सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। जब केंद्र में क्या क्या आ रहे हैं, एक तो शिक्षा आ रहा है, नहीं ये तो राज्य के हैं। केंद्र सरकार के अधीन कौन कौन से हैं, कर, रक्षा, विदेशी मामले, तीन है ना। और राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य। वो कैसे पूछेगा, वो ये पूछेगा बताइए स्वास्थ्य है केंद्र सूची का विषय, राज्य सूची का विषय, संवर्ती सूची का विषय।
1947 और उस समय के हिसाब से शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य सूची का है। आई बात समझ में? और फिलहाल में शिक्षा समवर्ती सूची का है। ये बात ध्यान देने योग्य है। समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों को मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टी कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों को ओर से चेतावनी देते हुए कहा, अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। अदालतों, सेवाओं और विभिन्न राज्यों के बीच संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर BR अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषणों में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब या ऊंची और नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीम। अब ये समझ पे आधारित है, लेकिन इसमें काफ़ी फैक्ट है। अब देखिए, दे दिया प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। किसने कहा था? यहाँ पर किसने जोर दिया था कि आर्थिक लोकतंत्र के साथ साथ राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब या ऊंची नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। समानता होगी। सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के परिसरों हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। राज्यों का गठन कैसे किया जाए? राज्यों का गठन कैसे किया जाए? कुछ राह थोड़ी है। अंग्रेजी को भारत की एक भाषा के रूप में बनाए रखने के फैसले के आज की तारीख में होने वाले एक फ़ायदे और एक नुकसान पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। 1891 से 1956। गांधी जी को 1948 में गोली मार दी थी, है ना? हाँ। राज्यों का गठन कैसे किया जाए? 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बंट चुका था। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। जैसे जैसे ही देश आज़ाद होगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था, इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप
हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता था। 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता था। भाषा से संबंधित नहीं भाई, भाषा के आधार पर इस तरह के बंटवारे नहीं झेल सकता था। 10 लाख छोटी मोटी संख्या नहीं है। तो ये भाई ये घोषणा ही क्यों करी थी कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। भाषा से संबंधित प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरुद्ध थे। विभाजन के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही है, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए, वरना जैसा कि पटेल ने कहा, इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ को आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे। इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषा कहाँ बोली जाती है? मद्रास। सन 1952 के आम चुनावों में नेहरू वहाँ चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने काले झंडे दिखाए, हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। इसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टिली श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के दिग्गज चकली आंध्र राज्य की गठन की मांग करती भूख हड़ताल पर बैठ गए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के हितों के लिए श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के लिए पोट्टी श्रीरामुलु ये नाम है, पोट्टी श्रीरामुलु है ना। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा बहुत सारे लोग श्रीरामुलु के समर्थन में आगे आने लगे। जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे, जुलूस निकालने लगे। यह श्रीरामुलु गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ये अनशन का ही है फोटो, ठीक है ना, अनशन का ही है। कठोर दृढ़ता, स्वाभिमानी इनकी आंखों से झलक रहा है भाई कि मर जाएंगे लेकिन बात पे अड़े रहेंगे। गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन पर ही उनकी मृत्यु हो गई। श्रीरामुलु नाम है, श्रीरामुलु आंध्र प्रदेश तेलुगु। अनशन पर ही मौत हो गई थी भाई। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु का देहांत हो गया। 58 दिन के अनशन के बाद, यानी कि 2 महीना। 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु का देहांत हो गया। 15 दिसंबर सर्दी में, जैसा कि एक अखबार में लिखा था, श्रीरामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांगनी पड़ी। इसके तहत है ना, दिसंबर की बात है। फिर इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना सबसे पहले।
आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग बना था, है ना। जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। पंद्रह दिसंबर को हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को। बताइए आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी। 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 1953। और ये इनके ही उपलक्ष्य में रखा था, क्योंकि ये गांधीवादी थे न। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, तो 1 अक्टूबर 1953 को यही है शायद। हाँ, इसी वजह से 1 अक्टूबर को किया गया था गठन, इनके ही उपलक्ष्य में। श्रीरामुलु, क्योंकि ये गांधीवादी थे ना। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग अलग राज्यों की मांग करने लगे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगाल, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी दो अलग राज्यों में बांट दिया गया। उन्नीस में आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसमें 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई। 1956 में आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषाई 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी दो अलग राज्यों में बांट दिया गया। कब? 1960 में। रिपोर्ट कब सौंपी गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग ने? 1956 में। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषाई दो अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1960 में 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। ये बताइए हरियाणा का जन्म कहाँ से हुआ है? पंजाब से, 1966 में। और मराठा गुजरात बना है मुंबई से 1960 में। पंजाब में पंजाबी भाषियों, जिनमें से ज़्यादातर सिख थे, और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी, है ना। 1960 मुंबई से गुजरात अलग हुआ और 1966 में पंजाब से हरियाणा। भाषाई राज्यों का गठन। सोवियत संघ, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान राज्य, बलूचिस्तान उस समय का है। सिलोन, श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन। मद्रास राज्य, पांडिचेरी, कारिकल, लक्षद्वीप भारत। माहे, मैसूर, मद्रास, यमन, मैसूर, है ना। हैदराबाद, बम्बई, नागर हवेली, पश्चिमी दक्कन, राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत। ग्वालियर, राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत। अजमेर, मेरवाड़ा, राजपूताना, खैरपुर, सिंध, बहावलपुर,
बलूचिस्तान बलूचिस्तान राज्य। उड़ीसा पूर्वी भारत। जब ये पूर्वी भारत है भाई, पूर्वी भारत है ना। पश्चिमी दक्कन और खैरपुर, खैरपुर का नाम सुना है यार लेकिन याद नहीं आ रहा। कोल्हापुर और दक्षिणी राज्य गोवा। बिहार बंगाल कूच 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 काशी स्टेट असम मणिपुर त्रिपुरा भूटान संयुक्त प्रांत दिल्ली रामपुर रामपुर। पंजाब राज्य पंजाब गिलगिट जम्मू और कश्मीर। उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत, उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत राज्य। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत राज्य। ये था भाई। राजपूताना अजमेर मेवाड़ ग्वालियर राजस्थान गुजरात और मध्य भारत पश्चिमी दक्कन पूर्वी भारत। वो पूछ सकता है उस समय पूर्वी भारत वर्तमान के कौन कौन से राज्यों में था। मद्रास उड़ीसा मैसूर। मद्रास राज्य था पहले, केरल वेरल तमिलनाडु वगैरह कुछ नहीं था। मद्रास मद्रास मैसूर है ना। हैदराबाद और फिर उड़ीसा, ये केंद्रीय प्रांत है भाई यहाँ पे, ये केंद्रीय प्रांत पूर्वी भारत है ना। नागर हवेली ये बम्बई हो गई पीढ़ी पीढ़ी। और राजपूताना अजमेर मेवाड़ ग्वालियर संयुक्त प्रांत यहाँ है, संयुक्त प्रांत खास स्टेट्स दिल्ली रामपुर। भाषाई राज्यों का गठन। लेकिन ये जो लाल और पीले का मतलब क्या है? उन्नीस सौ 60 में बम्बई से गुजरात अलग हुआ था, 66 में पंजाब से हरियाणा हुआ था। और सरकार ने रिपोर्ट, ये राज्य पुनर्गठन आयोग ने रिपोर्ट सौंपी थी 1956 में। और सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था 1 अक्टूबर 1953 को, 58 दिन के अनशन। हाँ ये रिया भाई, इसका मतलब तो है भूतपूर्व रियासतें और ये अन्य राज्य हैं। हाँ ये रिया ना। 14 अगस्त 1947 से पहले भारतीय प्रांत और रियासतें और ये ब्रिटिश भारत। 15 अगस्त 1947 से पहले भारतीय और प्रांत और रियासतें उस समय की स्थिति परिस्थिति है। चौदह अगस्त 1947 से पहले भारतीय प्रांत और रियासतें। रेड वाला आसान है, ये तो रियासतें हैं और ये ब्रिटिश भारत है पीड़ा वाला। मैसूर हैदराबाद पूर्वी भारत। बलूचिस्तान राजपूताना कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये कब का है? 1 नवंबर 1956 से पहले भारतीय राज्य।
भूतपूर्व रियासतें और अन्य राज्य। स्टार का मतलब है जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें खत्म हो गई, परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। इसलिए 1947-48 से 31 अक्टूबर 1956 की कालावधि के लिए इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया है। आई बात का तो समझ में। स्टार का मतलब है जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें खत्म हो गई, परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। इसलिए 1947-48 से 31 अक्टूबर 1956 की कालावधि के लिए भूतपूर्व रियासत कहा गया। एक नवंबर 1956 से पहले भारतीय राज्य। मैसूर 1 नवंबर 1956 से पहले भारतीय राज्य जब त्रावणकोर कोचिन है ना, जो कोच्चि हो गया, मद्रास पांडिचेरी कारिकेल मद्रास है ना, मैसूर आंध्र हैदराबाद हैदराबाद दादर और नगर हवेली मध्य प्रदेश उड़ीसा विंध्य प्रदेश मध्य भारत राजस्थान अजमेर मेरवाड़ा कच्छ सौराष्ट्र उड़ीसा बिहार उत्तर प्रदेश पूर्वी पाकिस्तान त्रिपुरा उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी मणिपुर भूटान पटियाला और पूर्वी संघ दिल्ली हिमाचल प्रदेश पंजाब जम्मू और कश्मीर। यूएसएसआर अफगानिस्तान पाकिस्तान। मध्य भारत विंध्य प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये वर्तमान का है 1975 में भारतीय राज्य, ये 1975 है और ये 1 नवंबर 1956 की स्थिति है और ये है 14 अगस्त 1947 से पहले। आई बात समझ में। इम्पोर्टेंट है, वो कैसे भी दे देगा घुमा फिरा के, कैसे भी पूछ सकता है। तथ्यात्मक क्वेश्चन बताइए वर्तमान के जो राज्य हैं उनमें कौन सा 1947 के अनुसार राज्य था, यहाँ पर रियासत था, यहाँ पर केंद्रीय प्रांत वर्तमान में किन किन राज्यों में फैला हुआ था, ऐसे आएगा। यहाँ पर मध्य भारत था, ठीक है ना, खैरपुर रियासत थी, मैसूर रियासत थी, उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी राजस्थान अजमेर मेवाड़ मध्य भारत विंध्य प्रदेश हैदराबाद मैसूर कच्छ सौराष्ट्र। 1 नवंबर 1956 है ना भाई। और ये है 75 भारतीय राज्य। उन्नीस सौ 75 राजस्थान हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर को भी विभाजित कर दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर है ना, उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ नहीं है, छत्तीसगढ़ यहाँ से होना था, ये झारखंड और है कहीं यहीं झारखंड। दादर और नगर हवेली महाराष्ट्र कर्नाटक केरल तमिलनाडु।
चित्र 5 के और 5 के और 5 के को देखें। ध्यान दे ध्यान दें कि चित्र 5 के में रियासतें दिखाई नहीं दे रही। उन राज्यों को पहचानें जिनका 1956 और बाद में गठन किया गया। उन राज्यों की कौन सी भाषाएं थी? महानदी के पानी को रोकने के लिए बनाए गए पुल स्वतंत्र भारत में पुल और बांध विकास का प्रतीक बन गए थे। बांध है महानदी पर बनाया गया। महानदी पर कौन सा है? हीराकुंड नदी, हीराकुंड बांध महानदी पर। जल विद्युत भी है यहाँ पे, जल विद्युत भी बनाई जाती है। उस समय का है ब्लैक एंड वाइट फोटो। सरकार से संबंधित ध्यान दें राज्य है ना। ध्यान दें राज्य शब्द का यह अर्थ देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों से नहीं है। विकास की योजनाएं बनाना। अब आ रहा है भाई विकास की योजनाएं बनाना। ठीक है, कितना और दिया है पाठ? नहीं, ज़्यादा नहीं है। विकास की योजनाएं बनाना, विकास की योजनाएं बनाना। एक मिनट। विकास की योजनाएं बनाना। भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्ति कराने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। कब? 1950 में। इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। अब चैप्टर आ रहा है विकास की योजनाएं बनाना। 1950 में किसका गठन किया गया? योजना आयोग का। योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1950 50 50। इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा, कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा। इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा है ना, और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। गांधी सागर बांध पर चल रहा काम मध्य प्रदेश स्थित चंबल नदी पर बनाया गया है। 4 बांधों में से ये पहला था। इसका निर्माण 1960 में पूरा हुआ। मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनाया गया 4 बांधों में से ये पहला बांध था। इसका निर्माण 1960 में पूरा हुआ। गांधी सागर बांध है ना। और फिर दूसरा है महाराणा प्रताप सागर बांध है ना, और जवाहर सागर बांध, कोटा बांध, ये है शायद 4 नाम। गांधी सागर गुजरात में है। नहीं, गुजरात में कहीं को है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में पहला था। इसका निर्माण 1960 में पूरा हुआ। निर्माण कार्य चल रहा है भाई, आई बात समझ में? इतनी पब्लिक काम कर रही है ये।
मध्य प्रदेश स्थित चंबल नदी पर बनाए गए 4 बांधों में से यह पहला था। इसका निर्माण 1960 में पूरा हुआ। अलग अलग डिपार्टमेंट बांट रखे होंगे इसमें, जैसे कि भाई ये दक्षिण हिस्सा है, ये इसके अंडर है, इसमें ये काम करवाना है। पूर्वी हिस्सा है, इसमें ये काम है, ये इसके अंडर में है, इसमें ये काम करवाना है, ऐसे ऐसे। ठीक है भाई। विकास की योजनाएं बनाना। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब? 1956 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजना आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। अब ये क्वेश्चन आ गया है, बताइए दूसरी पंचवर्षीय योजना पर किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था? विशाल बांध परियोजना पर, भारी उद्योगों और विशाल बांध। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है। पंचवर्षीय योजना पर नेहरू के विचार। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे, है ना भाई। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे अपने पत्रों में नियोजन के आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या की। 22 दिसंबर 1952 के पत्र में उन्होंने लिखा था, उस समय का पत्र है, 22 दिसंबर 1952। पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जनसमूहों के विराट आपसी सहयोग की अवधारणा निहित है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का ही महत्व नहीं होता, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का महत्व भी इससे ज़्यादा है। हमारे लोगों को एक विशाल उद्यम में साझेदारी का उत्साह है। उन्हें अपने अगले उद्देश्य की ओर बढ़ते सहयात्री जैसा एहसास होना चाहिए। बेशक योजना बहुत सारे अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकी विशेषज्ञों और ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाओं पर आधारित हो सकती है और होगी, परंतु केवल आंकड़ों और संख्याओं से। हालांकि ये महत्वपूर्ण है, ये किसी योजना में जीवन पैदा नहीं करते, परंतु केवल आंकड़ों और संख्याओं से। हालांकि ये महत्वपूर्ण है, ये किसी योजना में जीवन पैदा नहीं करते। जीवन का एक उच्छ्वास तो कहीं और से आता है। उच्छ्वास मतलब उच्छ्वास तो कहीं से आता है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि ठंडे अक्षरों में लिखी योजना को एक ऐसा जीवंत गतिशील उद्यम बना दें कि वह लोगों की कल्पनाओं को साकार कर दे। जीवन का उच्छ्वास तो कहीं और से आता है। उच्छ्वास, यह उच्छ्वास कहीं और से आता है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि ठंडे अक्षरों में लिखी योजनाओं को एक ऐसा जीवंत गतिशील उद्यम बना दें कि वह लोगों की कल्पना को साकार कर सके। भिलाई इस्पात संयंत्र में जवाहरलाल नेहरू। भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना 1968 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, आई बात समझ में। ये आया था कि भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? भिलाई सोवियत संघ, है ना। भिलाई, है ना, भिलाई
सोवियत भी भिलाई सोवियत संघ 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई। छत्तीसगढ़ के पिछड़े ग्रामीण इलाके में स्थित यह कारखाने आधुनिक भारत के विकास के एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। 1959 में भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है ना। 1959 में किसकी सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से आधुनिक भारत के विकास के एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? पहले तो ये बताइए। 1959 में। कहाँ की गई थी? छत्तीसगढ़ में। किसकी सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से। भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई। छत्तीसगढ़ के पिछड़े ग्रामीण इलाके में स्थित यह कारखाना आधुनिक भारत के विकास के एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। पंचवर्षीय योजना पर नेहरू के विचार। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे अपने पत्रों में। ये पढ़ चुके हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो शब्द है ना, इसका अर्थ पता नहीं है यार। उच्छ्वास, जीवन का आनंद तो शायद ऐसे हो सकता है। भिलाई इस्पात संयंत्र में जवाहरलाल नेहरू। भिलाई हाथ मिला रहे हैं भाई साहब। ये रूस का है, ये रूस का है सोवियत संघ। ये तो कोई नेता है जिसके अंडर में काम हो रहा है शायद। इनके उद्योग हैं, इनकी फैक्ट्री है, लेकिन ये इनके अंडर में कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था। बताइए, महात्मा गांधी की अनुयायी कौन थी? कौन था या थी? मीरा बहन। 1949 में विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलाना चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। कथन आ जाएगा ना, मामला गोल हो जाएगा। किसका है? मीरा बहन। 1949 गतिविधि। क्या मीरा बहन की यह मान्यता सही थी कि विज्ञान और मशीनी मानव सभ्यता के लिए समस्या खड़ी कर देंगे? इस बात पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। इस चर्चा के लिए आप औद्योगिक प्रदूषण और जंगलों के विनाश हमारी दुनिया। इस चर्चा के लिए आप औद्योगिक प्रदूषण और जंगलों के विनाश से हमारी दुनिया पर पड़े प्रभाव जैसे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं। एक स्वतंत्र विदेशी नीति की चाह है। संयुक्त राष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू और कृष्णा मेनन ने 1952 से 1962 के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया और गुट निरपेक्षता की नीति के पक्ष में आवाज़ उठाई। 52 से 62 यानी 10 साल। कृष्णा मेनन। जिस समय भारत को आज़ादी मिली तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था। 1945 में गठित की गई अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र अभी अपने सैस्वकाल में थी। 1950 और 1960 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ। शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई और अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए। देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई और अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए। फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिया। यही समय था जब अपने भी साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे और बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। गुट निरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल
आधार था। दोबारा देख ले, जिस समय भारत को आज़ादी मिली तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था। 1945 में गठित की गई नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र अभी कब गठित की गई थी? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संस्था अभी अभी अपने शैशवकाल में थी। 1950 और 1960 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ। शीत युद्ध चला था 1950 से 60, यहाँ पर 60 से 70, यहाँ 70 से 80, यहाँ पर 40 से 50, 50 से 60। शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई और अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए। फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिए। यही समय था जब वो अपने भी साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे। बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार था। मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल न हो। परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था। मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया कि कौन कौन? मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल न हो। परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था। अलग थलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहें, जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश तो अमेरिकी और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलह सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। इन देशों ने युद्ध को टालने के प्रयास किए और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया, परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। 1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। ये सब मुख्यमंत्री है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं है। बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष 1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। उन्नीस सौ 1945 में संयुक्त राष्ट्र संस्था, 1950 से 60 शीत युद्ध और मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधन में शामिल न हो। ठीक, गुटनिरपेक्ष का मतलब क्या था? मतलब था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहें, जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश तो अमेरिकी और सोवियत संघ के गठबंधन के बीच सुलह सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। इन देशों ने युद्ध को टालने के प्रयास किए और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया, परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। बात तो सही है भाई। इनकी नैतिकता को और देशों ने कमजोरी मान लिया। वांडुंग इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका के नेताओं की बैठक 1955 का फोटो है। इस प्रसिद्ध सम्मेलन में 29 से ज़्यादा नव स्वाधीन देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात की चर्चा की थी कि अफ्रीका एशिया के देश उपनिवेशवाद और पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध अपने प्रयास किस तरह जारी रख सकते हैं। इस प्रसिद्ध सम्मेलन में 29 से ज़्यादा नव स्वाधीन देशों यानी कि नई स्वतंत्रता हासिल की है
नए नए स्वाधीन देशों ने के प्रतिनिधियों ने इस बात की चर्चा की थी कि अफ्रीका एशिया के देश अपने विश्ववाद और पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध अपने प्रयास किस तरह जारी रख सकते हैं। राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। 60वीं, ये बताइए हमने 60वीं वर्षगांठ कब मनाई थी? 15 अगस्त 2007 को। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा? संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस तरह तक साकार कर पाए? भारत अभी भी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई है। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई है। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी साझा जल स्रोतों, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं बोल रहा था ना, संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीबी का फासला लगातार बढ़ता गया है। भारत के कुछ भागों में कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंटों में खाना खाते हैं, अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। शहरी झुग्गी बस्तियों या बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं, विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि वह विफल नहीं हुआ है। बम्बई स्थित धारावी दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है। इसके दूसरे वाले सिरे पर आप गगनचुंबी इमारतें देख सकते हैं। बम्बई का धारावी है सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है। इसके दूसरे वाले सिरे पर आप गगनचुंबी इमारतें देख सकते हैं। बम्बई का धारावी। तिरपाल है, छत पे पानी टपकने के कारण तिरपाल पटक रखा है ऊपर। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग इनकी मेहनतों से बनी है। ये झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं उनकी वजह से, क्योंकि ये 10-10 12-12 घंटा काम करते हैं और मजदूरी मिलती है बहुत कम।
श्रीलंका में क्या हुआ? 1956 में जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी समय श्रीलंका, तत्कालिक नाम सीलोन, की संसद ने एक कानून पारित कर सिंहला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया। यहाँ से क्वेश्चन आया था कथन कारण वाले में से KVS में। सिंहला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया सिंहला को। इस कानून के जरिए सिंहला भाषा को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेजों, सरकारी परीक्षाओं, अदालतों की भाषा बनने दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का विरोध किया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का विरोध किया। एक तमिल सांसद ने कहा कि जब आप मुझे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेते हैं। एक और नेता ने चेतावनी दी, आप सीलोन को बांटना चाहते हैं, निश्चित रहिए, मैं आश्वासन देता हूं, आपको एक विभाजित सीलोन ही मिलेगा। सिंहला भाषी एक विपक्षी सदस्य ने कहा कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती है और इस कानून पर अड़ी रहती है तो इस छोटे से देश में दो टूटे फूटे रक्त रंजित देश भी पैदा हो सकते हैं। पिछले कई दशकों से श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा है। इसी कारण पैदा हुआ वहाँ के तमिल में एक मिनट सिंहला भाषा को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेजों, सरकारी परीक्षाओं, अदालतों की भाषा बना दिया गया। ठीक, श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का विरोध किया। किन्होंने का विरोध किया? तमिल भाषियों में। कहाँ रहते थे वे? उत्तर में रहने वाले। एक तमिल सांसद ने कहा कि जब आप मुझे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेते हैं। एक और नेता ने चेतावनी दी, आप सिलोन को बांटना चाहते हैं, निश्चित रहिए, मैं आश्वासन देता हूं, आपको एक विभाजित सिलोन ही मिलेगा। ये तमिल भाषी कह रहे हैं, ठीक है ना, जो दूसरी भाषा को उन्होंने बना दिया था ना, राजभाषा वगैरह, सिलोन को। सिंहला भाषी एक विपक्षी सदस्य ने कहा कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती है और इस कानून पर रहती है तो इस छोटे से देश में दो टूटे फूटे रक्त रंजित देश भी पैदा हो सकते हैं। बंदूक लिए तमिल उग्रवादी श्रीलंका में गृह युद्ध का प्रतीक। वो है रॉकेट लॉन्चर है, बंदूक नहीं है। पिछले कुछ दशकों से श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा है और इसी कारण पैदा हो कि वहाँ तमिल भाषी अल्पसंख्यकों पर सिंहला भाषी थोपी जा रही है। और एक अन्य दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान भी इसलिए दो टुकड़ों में बंट गया था क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है। इसके विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा, कुछ हद तक इसलिए कि यहाँ बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को फलने फूलने का मौका दिया गया। अगर हिंदी को उसी तरह दक्षिण भारत पर थोप दिया जाता जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू या उत्तरी श्रीलंका पर सिंहली भाषा को थोप दिया गया तो शायद भारत भी गृह युद्धों में उलझकर बिखर जाता। अगर हिंदी को उसी तरह दक्षिण भारत पर थोप दिया जाता जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू या उत्तरी श्रीलंका पर सिंहला भाषा को थोप दिया गया था तो शायद भारत भी गृह युद्धों में उलझकर बिखर जाता। सही बात है। जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू या उत्तरी श्रीलंका पर सिंहला भाषा को थोप दिया गया है ना, उत्तरी श्रीलंका पर। भाई अपना भारत है ये, जब श्रीलंका यहाँ है, जब तमिल भाषी जो वो ऊपर ही हैं श्रीलंका के उत्तरी साइड में, क्योंकि यहाँ तमिल भाषा है, यहाँ से आए हुए हैं वो, लेकिन अब वो यहीं के हो गए, जो शायद भारत भी गृह युद्धों में उलझ कर बिखर जाता। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषाई राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी खतरा पैदा नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की
आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषाई राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस एकता को और गहराई दी। इससे पता चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा के दबने का भय खत्म हो जाता है तो विभिन्न भाषी समूह एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहज आगे बढ़ने लगते हैं। धारा भी है। ये विभिन्न मकानों में, विभिन्न फैक्ट्रियों में, विभिन्न कारखानों में यहाँ से काम करते हैं। रिक्शा, टैक्सी वगैरह वगैरह चलाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। फिर से याद करें, नव स्वाधीन भारत के सामने कौन सी 3 समस्याएं थी? योजना आयोग की क्या भूमिका थी? रिक्त स्थान भरें केंद्रीय सूची में। कर और रक्षा मामले, कर रक्षा मामले और विदेश विषय रखे गए थे। समवर्ती सूची में स्वास्थ्य और कृषि विषय रखे गए थे। वह आर्थिक योजना जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को विकास में भूमिका दी गई, उसे सरकारी और निजी सहकारी मॉडल कहा जाता था। कौन सा मॉडल आएगा? सार्वजनिक तो नहीं आएगा, सहकारी आ सकता है क्या? देख लेंगे, मिल जाएगा तो ना। आइए कल्पना करें, आप एक आदिवासी तथा एक आरक्षण विरोधी व्यक्ति की बहस सुन रहे हैं। कल्पना कीजिए कि दोनों व्यक्ति अपनी ओर से क्या दलील दे रहे होंगे। आप एक आदिवासी तथा एक आरक्षण विरोधी व्यक्ति की इस चर्चा को अभिनय करके दिखाइए कि मृत्यु से इतना ज़बरदस्त आंदोलन फैल गया। पट्टाभी सिर्रामुलु की मृत्यु से इतना ज़बरदस्त आंदोलन पैदा हुआ कि सरकार को आंध्र भाषी राज्य की गठन की मांग को मानना पड़ा। सही या गलत बताएं। आज़ादी के समय ज़्यादातर भारतीय गांवों में रहते थे। सही बात है। संविधान तथा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से मिलकर बनी थी। संविधान सभा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से मिलकर बनी थी। हाँ, सही है। पहले राष्ट्रीय चुनावों में केवल पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया था। नहीं। दूसरी पंचवर्ष योजना भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। सही है। दूसरी पंचवर्ष योजना में क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए दूसरी पंचवर्ष योजना पर किस पर जोर दिया गया था, किसके विकास पर जोर दिया गया था? भारी उद्योगों। संविधान सभा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से मिलकर बनी थी। संविधान सभा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से मिलकर बनी थी। आज़ादी के समय ज़्यादातर भारतीय गांवों में रहते थे। यार ये ऐसा नहीं है, और भी पार्टी थी। आई बात समझ में? जब ये तो सही है, ये भी सही है, ये नहीं है, गलत है। संविधान सभा आइए विचार करें। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। कहने के पीछे डॉक्टर अम्बेडकर का क्या आशय था? स्वतंत्रता के बाद देश को भाषा के आधार पर राज्यों में बांटने के प्रति हिचकिचाहट क्यों थी? एक कारण बताइए कि आज़ादी के बाद भी भारत में अंग्रेजी क्यों जारी रही? आज़ादी के बाद प्रारंभिक दशकों में भारत के आर्थिक विकास की कल्पना किस तरह की गई थी? आइए करके देखें। मीरा बहन कौन थी? गांधी जी की अनुयायी। उनके जीवन और आदर्शों के बारे में बताएं। वे पर्यावरण का संरक्षण पर जोर देती थी। पाकिस्तान भाषा के आधार पर हुए उन विवादों के बारे में और पता लगाएं जिनकी वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कैसे मिली? बांग्लादेश को
ये पार्ट था भाई। आई बात समझ में? क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। मीरा बहन, महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने पंचवर्ष योजना पर नेहरू के विचार। 1956 गांधी सागर बांध पर चल रहा काम। महानदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया पुल। सिरामुलू के देहांत की खबर ने। सिरामुलू 15 दिसंबर 1952। पोट्टी सिरामुलू का देहांत हो गया 58 दिन के अनशन से। भाषा से संबंधित। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। नए संविधान की रचना। ये है ना, ये क्वेश्चन कौन सा? ये है ना, ये कुछ जम नहीं रहा यार, ये शायद गलत है। कांग्रेस नहीं है भाई, और भी थे, है ना? ये गलत है, ये सही है और ये सही है। और देख लेना ना क्या को। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।